मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी अपने इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनकी पाठ्य पुस्तक कृतिका पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़, लिखा है मधु कांकरिया। बड़ा सुंदर पाठ है, यात्रा वृत्तांत है। मधु कांकरिया लेखिका अपने साथियों के साथ हिमालय पर्वत की यात्रा करने के लिए गई है। वहाँ सिक्किम में जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका सुंदर वर्णन पूरे पाठ में किया गया है। पूरे पाठ को मैंने पढ़ा दिया है। अब इस वीडियो में आपको इस पाठ का प्रश्नोत्तर बताने चल रहा हूँ। पुस्तक सामने खोल लीजिए और एक एक प्रश्नों का उत्तर मैं बता रहा हूँ। उसे सुन करके समझ करके अपनी फेयर कॉपी में साफ साफ उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह से मोहित कर रहा था? झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक, बड़ा सुरम्य स्थान है गंतोक सिक्किम में। वो गंतोक ऐसे लग रहा था रात्रि के समय कि जैसे आकाश से तारे गंतोक की धरती पर उतर आए हैं। लेखिका देख करके मंत्रमुग्ध हो गई उस दृश्य को। उसे लगा कि आसमान के तारे धरती पर उतर आए हैं और दूर सितारों की ये जो लड़ियां दिखाई दे रही हैं, ये दूर ढलान पर सितारों की लड़ियां ऐसे लग रही हैं जैसे रोशनी की झालर लटका दी गई। दूर ढलान पर ऐसे लग रही है ये सितारों की लड़ियां, माने आकाश के तारे दूर ढलान पर ऐसे लग रहे हैं जैसे क्या है, सब झालर है प्रकाश की, रोशनी की सब झालरें हैं, लटक रही हैं, ऐसे प्रतीत हो रहा है। बड़ा सुंदर दृश्य था पहाड़ पर। अगला है कि गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? गंतोक में रहने वाले लोग बड़े मेहनती थे और अपनी मेहनत से, अपनी कला से उस गंतोक शहर को बड़ा सुंदर बनाया था। वहाँ आपको मोटे चिकने लोग नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको मेहनत करने वाले लोग मिलेंगे, दुबले पतले मिलेंगे, मजबूत मिलेंगे, अपने शरीर को मेहनत करके सुदृढ़ बनाने वाले लोग मिलेंगे। तो उन्होंने अपने मेहनत से उस गंतोक शहर को सुरम्य बना दिया था, देखने योग्य बना दिया था। इसलिए गंतोक को लेखिका ने मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा, क्योंकि उस शहर में रहने वाले लोग बहुत ही परिश्रमी हैं। अगला प्रश्न है कि कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? कभी श्वेत तो कभी रंगीन, ये पताकाएं किस ओर संकेत करती हैं? जो श्वेत पताकाएं हैं वो किस ओर संकेत करती हैं? श्वेत पताकाएं 108 श्वेत पताकाएं जो पहाड़ पर लटका दी जाती हैं, यह इस ओर संकेत करती हैं कि सिक्किम में कोई भी बौद्ध का अनुयायी मर जाता है, कोई भी बौद्ध का अनुयायी जब मर जाता है उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 सफेद पताकाएं ऊंचे पहाड़ पर लटका दी जाती हैं। यह श्वेत पताकाएं उसकी आत्मा की शांति के लिए लटकाई जाती हैं। और कभी रंगीन पताकाएं, जब कोई विशेष आयोजन होता है, उत्सव होता है, उस अवसर पर रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती हैं और इन पताकाओं को कभी उतारा नहीं जाता है, अपने आप नष्ट हो जाती हैं। अगला है कि जितेंद्र नार्गल ने
लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं नवजीवन के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी लिखी। कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी लेखक ने। जितेन नार्गे ने लेखिका को कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। सबसे पहले कौन सी जानकारी दी? गंगटोक से यूमथांग तक का जो रास्ता है वो फूलों और फूलों की वादियों से भरा हुआ है, फूलों की घाटियों से भरा हुआ है। सुंदर हरा भरा वातावरण है और रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं रास्ते में। फिर क्या बताया जितेन नार्गे ने यह बताया कि वहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, कम पाते हैं लेकिन परिश्रम बहुत अधिक करते हैं। वहाँ के रहने वाले बच्चे भी बहुत मेहनती होते हैं और उस पहाड़ी क्षेत्र में बहुत दूर स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल की संख्या बहुत कम है और काफ़ी दूर जाना पड़ता है बच्चों को पढ़ने के लिए। बच्चे जब पढ़ के आते हैं तो अपनी माँ के साथ मवेशियों को, गायों को चराते हैं, लकड़ी जंगल से काट के लाते हैं, बहुत काम करते हैं बच्चे वहाँ के। तो वहाँ के लोगों के विषय में बताया, यूमथांग और गंगटोक के बीच के रास्ते के सौंदर्य का वर्णन किया और वहाँ की भौगोलिक स्थिति के विषय में बताया। यहाँ की सड़कों का निर्माण यहाँ की मेहनत कश लोगों ने किया है। यहाँ की महिलाओं ने अपने हाथ में कुदाल हथौड़े लेकर के पत्थर को काट करके सड़क बनाई है। भौगोलिक स्थिति के विषय में बताया, जनजीवन के विषय में बताया, यहाँ लोग कैसे रहते हैं, किस तरह से मेहनत करते हैं। और अंत में उन्होंने कटाव के विषय में बताया, कटाव में बर्फ देखने को मिलेगी। इस तरह से जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, भौगोलिक स्थिति और वहाँ पर रहने वाले लोगों के विषय में जानकारी दी। अगला प्रश्न है कि लार्ज स्टाक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई? एक सी क्यों दिखाई? वहाँ एक चक्र घूम रहा था, चक्र था एक स्थान पे दिखाई दिया। जितेन नार्गे ने कहा कि लार्ज स्टाक स्थान है सिक्किम में, लार्ज स्टाक में भ्रमण करते हुए लेखिका को एक चक्र दिखाई दिया। तो नार्गे ने बताया कि इस चक्र को घुमाने से जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो लेखिका चिंतन करने लगी कि भारत देश में सभी जगह एक जैसी कल्पनाएं हैं, एक जैसा धार्मिक विश्वास है। जैसे मैदानी क्षेत्रों में अंधविश्वास या विश्वास कह लीजिए, ईश्वर के प्रति विश्वास, आस्था, धारणाएं विद्यमान हैं, उसी तरह आज पहाड़ों पर भी आस्थाएं, धारणाएं, कल्पनाएं विद्यमान हैं। इस तरह से पूरे भारत में एक समान आस्था, कल्पना और धारणा विद्यमान है। लेखिका को ऐसा लगा इस चक्र को घुमाने से जीवन के पाप धुल जाते हैं। अगला है कि जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए ये कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। एक कुशल गाइड माने मार्गदर्शक। सबसे पहली बात तो वह संपूर्ण क्षेत्र की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति की जानकारी रखता है। वहाँ पर रहने वाले लोग कैसे हैं, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है, रास्ता कैसा है, इसकी अच्छी जानकारी रखता है और वहाँ के दृश्यों को बेहतर ढंग से बताता है। वर्णन करने की क्षमता उसकी बहुत अच्छी होती है। बोलने में चतुर होता है, वाक्पट होता है, स्पष्ट रूप से बोलता है और सैलानियों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। यह सारे गुण किसके अंदर विद्यमान थे? जितेन नार्गे
अच्छे गायक की भूमिका निभा रहा था। यहाँ तक कि लोगों का मनोरंजन करने के लिए वो गाने लगता है, नाचने लगता है, और सभी सैलानी भी उसकी धुन में धुन मिला करके नाचने गाने लगते हैं। इस तरह से सबके मन को वह हमेशा प्रसन्न किए रहता है और अपनी तरफ आकर्षित किए रहता है। और जो दृश्य है, जिस दृश्य को देखने के लिए पर्यटक गए हैं, उस दृश्य के प्रति भी उनकी जिज्ञासा बनाए रखता है। फिर अगला है कि इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। सबसे पहले तो गंगटोक के सुरम्य और झिलमिलाते हुए लड़ियों के समान स्वरूप का चित्र खींचा है। और आगे जब गंगटोक से युमथांग की तरफ जाती है तो वहाँ के रास्ते में फूलों की वादियाँ और रंग बिरंगे फूलों का चित्र उन्होंने खींचा है। आगे बढ़ती हैं, किस तरह से वहाँ की पहाड़ी महिलाएं पत्थर अपने हाथों में कुदाल और हथौड़ी लेकर के पत्थर को काट काट कर रास्ता बना रही हैं। तो उनकी उस मेहनत और कितना कम लेके कितना अधिक काम कर रही हैं, उनकी दीनता, उनकी करुणा, उनकी वेदना तथा बाद में उनके आनंद का भी प्रसन्न है, मिल करके सब हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, पसंद रहती हैं। तो वहाँ पर मेहनत करने वाली परिश्रमी महिलाओं की दशा का चित्र खींचा है। किस तरह से मोड़ आते हैं पहाड़ों पर यात्रा करते समय। हिमालय कितना भीमकाय होने लगता है। पहले जब यात्रा करती है लेखिका, आगे बढ़ती है, छोटा सा हिमालय लगता है। जब और नजदीक पहुंचती है तो हिमालय धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, बहुत बड़ा होने लगता है। और कटाव में जब पहुंचती है तो वहाँ की बर्फ देख करके उसका मन बहुत शांत हो जाता है। एक ऋषि मुनि की तरह से उसके मन में जितने विकार हैं सब नष्ट हो जाते हैं। मन बहुत पवित्र हो जाता है, शांत हो जाता है और कल्पना करती है कि हमारे ऋषि मुनि यही निवास करके आध्यात्मिक चेतना जगाए थे और सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना की थी। फिर अंत में है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। जब वह हिमालय पर पहुंच जाती है तो प्रकृति के उस सुरम्य और विराट स्वरूप को देख करके उसके मन में कौन सी कल्पना उठती है। उसको लगता है कि जाती हो तीस्ता नदी के किनारे जब बैठती है, उन सुंदर पत्थरों पर, गुलाबी रंग के पत्थरों पर, वो गुलाबी रंग के पत्थर ऐसे लग रहे हैं जैसे आदिम युग की राजकुमारियां हैं और अभिशप्त होकर के, अभिशापित होकर के पत्थर बन गई हैं और यहाँ पर आ गई हैं, पत्थर हो गई हैं। उन गुलाबी रंग के पत्थरों पर बैठ करके अपना पाँव जब तीस्ता नदी में डुबोती है तो उसको लगता है कि उसका जो मन है वो पवित्र नदी की तरह बहने लगता है और मन की जो कलुषित विचारधाराएं हैं वह सब उस नदी में, मन की पावन नदी में बह करके सब नष्ट हो जाती है। मन बहुत पवित्र हो जाता है। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। लेखिका बहुत अच्छा अनुभव करती है, अपने मन में पावनता की अनुभूति करती है और झरनों को देख करके, नदियों के बहाव को देख करके, प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके, पहाड़ों पर, शिखरों पर जमी हुई बर्फ को देख करके उसके मन में लगता है कि इसीलिए यहाँ पर ऋषि मुनि बैठ करके तप करते थे, अनुसंधान करते थे और सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना करते थे। पूरी तरह से उसका मन शांत हो जाता है। उसके मन की जितनी बेचैनी है, अशांति है, तनाव है, सब नष्ट हो जाता है। उसे बहुत सुकून मिलता है। वो सोचती है कि इसी तरह से मैं अनवरत सारे जो भेदभाव हैं, सीमा भूमि के, धरती के सारे भेदभाव हैं, उन भेदभाव के बंधनों को तोड़ करके अनवरत ऐसे बहती हो नदी की तरह से, जहाँ पर न
भौगोलिक माने किसी देश का, किसी जात का, किसी धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। नदी जैसे हर जगह अपने शीतल जल को बहाती चली जाती है, वैसे मैं भी इस नदी की तरह बहती रहूं, अविरत बहती रहूं, ऐसा मन में उसके उत्पन्न होता है। तो बहुत पावनता की, सुंदरता की अनुभूति करती है लेखिका। अब अगले प्रश्न का उत्तर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।